फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज़ रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यानी इसमें लिखा गया है इंग्लिश के इतिहास का। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश का इतिहास। इंग्लिश का इतिहास का जो पहला पीरियड है, जो पहला काल है, उसको ना फॉलोइंग नेम्स यानी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला नाम है ओल्ड इंग्लिश। क्या नाम है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरा नाम है एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। और तीसरा नाम क्या है? एंग्लो सेल्टिक। यानी इंग्लिश के इतिहास का जो प्रथम काल है उसको तीन नामों से जाना जाता है। पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है एंग्लो सेक्सन और तीसरा है एंग्लो सेल्टिक। हाउएवर द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज्ड मोर ऑफन। हाउएवर, यद्यपि द अर्लियर टू नेम्स, इसके पहले जो दो नाम हैं, आर मोर पॉपुलर, वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। एंड यूज्ड मोर ऑफन, और इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी ओल्ड इंग्लिश का जो तीन नाम है, पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है एंग्लो सेक्सन और तीसरा है एंग्लो सेल्टिक। तो इसका पहला जो दो नाम है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन, इसका ना बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है। The history of English begins with the coming of the Anglo-Saxons from Europe to mainland Britain। इसके हिंदी को समझते हैं। इंग्लिश का जो इतिहास है, इसका प्रारंभ, इसका शुरुआत हो जाता है यूरोप से। जब एंग्लो सेक्सन, यूरोप से जब एंग्लो सेक्सन आता है, कहाँ पर? मेनलैंड ब्रिटेन में, तभी से इंग्लिश के इतिहास का प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लिश का प्रारंभ, इंग्लिश का शुरुआत किससे होता है, तो यूरोप से जब एंग्लो सेक्सन कहाँ पे आता है? मेनलैंड ब्रिटेन में, तभी से इंग्लिश के इतिहास का शुरुआत हो जाता है। दिस पीरियड इज़ फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो समय अवधि रहा है वह रहा है 449 से लेके 1066 तक का। दीज टू डेट सिग्निफाइड टू मेजर इन्वेजन्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए, इसका मतलब इस पीरियड का जो दो डेट है 449 और 1066, ये दोनों जो डेट है ना, यह सिग्निफाई करता है, मतलब दर्शाता है टू मेजर इन्वेजन्स, मतलब दो बड़े आक्रमणों को। दैट चेंज, जिसने चेंज कर दिया था, जिसने बदल दिया था किस चीज़ को? द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी इंग्लिश के इतिहास को इसने क्या करके रख दिया था? बदल के रख दिया था। किसने बदल के रख दिया था? तो जो ये दो डेट है 449 और 1066, और ये दोनों डेट में बहुत बड़े आक्रमण हुए थे, मेजर इन्वेजन्स हुए थे। देखिए वो दोनों मेजर इन्वेजन्स कौन कौन थे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। द एंग्लो सेक्शंस वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति, वार लाइक मीन्स होता है हमेशा युद्ध करने वाले, फियर्स मतलब होता है डरावना। ये जो एंग्लो सेक्शन थे ना, वह फियर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा फियर्स मतलब ड्राको मतलब इसको देखने से ना लोग डर जाते थे, भयंकर थे। वार लाइक ट्राइब्स मतलब ये लोग जो थे ना हमेशा युद्ध करने के लिए रेडी रहने वाले जनजाति थे। फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेजन्स इन 449 चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। ये जो एंग्लो सेक्शन थे ना, एंग्लो सेक्शन 449 में सेल्टिक ब्रिटेन पे आक्रमण करते हैं। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण। ये लोग जो है यूरोप से आते हैं और सेल्टिक ब्रिटेन पे आक्रमण करते हैं, और सेल्टिक ब्रिटेन का नाम बदल के जर्मेनिक इंग्लैंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जर्मेनिक इंग्लैंड। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि एंग्लो सेक्शन मेनलैंड ब्रिटेन पे या सेल्टिक ब्रिटेन पे आक्रमण कब किया था, तो 449 में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 449 में सेल्टिक ब्रिटेन पे एंग्लो सेक्शन के आक्रमण के बाद सेल्टिक ब्रिटेन का नाम क्या रख दिया गया, तो जर्मेनिक इंग्लैंड। क्या रख दिया गया था? जर्मेनिक इंग्लैंड। आगे समझते इसमें क्या लिखा गया है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए large number of French words into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain। देखिए इसमें लिखा गया है 1066 में ना
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, मतलब नॉर्मन लोगों ने आक्रमण कर दिया किस पे, ब्रिटेन पे। देखिए 449 में किसने किया, एंग्लो सेक्सन ने किया। अच्छा 1066 में किसने किया, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो ये जो दोनों आक्रमण, ये जो दोनों डेट है 449 और 1066, दो बड़े आक्रमणों को दर्शाता है, और ये दो बड़े आक्रमणों ने इंग्लिश के इतिहास को बदल के रख दिया था। देखिए 1066 में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, नॉर्मन लोग आक्रमण करते हैं ब्रिटेन पे, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत सारे जो फ्रेंच वर्ड है वह इंग्लिश वोकेबलरी में शामिल हो जाते हैं। किस में शामिल हो जाते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी में, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। और इस प्रकार से यूरोप के बहुत सारे जो वर्ड्स है वह मेनलैंड ब्रिटेन तक आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो पैराग्राफ मैं इसमें पढ़ाया हूँ, इसको मैं समराइज करना चाहता हूँ। इसमें बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश का 3 नाम है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक। और इसमें से पहला जो 2 नाम है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन, इससे ओल्ड इंग्लिश ज़्यादा मतलब जाना जाता है, ज़्यादा पहचान है इसका, और ये ओल्ड इंग्लिश का ज़्यादा लोकप्रिय नाम भी है, और ये दोनों का ज़्यादा यूज भी होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी के इतिहास का शुरुआत एंग्लो सेक्सन के आगमन के साथ ही हो जाता है। इसमें ये भी बताया गया है कि इस पीरियड में 2 बड़े आक्रमण हुए, एक जो हुआ था 449 में जो एंग्लो सेक्सन के द्वारा किया गया था, और दूसरा जो आक्रमण हुआ था वह 1066 में जो नॉर्मन लोगों के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो एंग्लो सेक्सन थे वह कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप के, और ये जो नॉर्मन लोग थे वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। आइए आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। देखिए इसमें ये बताया गया है, ये जो सेल्ट्स लोग थे, सेल्ट्स कहा जाता है इंग्लैंड के स्थानीय लोगों को, तो सेल्ट्स और इन्वेडर्स कहा जाता है ये जो फ्रांस से जो लोग आए थे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में जो शामिल हुए थे। वैसे इन्वेडर्स का हिंदी होता है आक्रमणकारी। तो सेल्ट्स और ये जो फ्रांस के रहने वाले जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और नॉर्मन इन्वेडर्स थे, नॉर्मन जो ये आक्रमणकारी थे, ये दोनों के बीच जो रिश्ता था, रिलेशनशिप था, इसको ना सही डिस्क्राइब करना, यानी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। देखिए क्यों डिफ़िकल्ट था, बट दे सीम्ड टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाई साइड इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टैक्ट विथ द एंग्लो सेक्शंस। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये सेल्ट्स और इन्वेडर्स के बीच जो रिलेशनशिप था उसका व्याख्या करना बड़ा मुश्किल था, और ये दोनों जो है ना सेटल हो गए थे साइड बाय साइड। सेल्ट्स और इन्वेडर्स ये दोनों जो है एक दूसरे के आसपास बस गए थे इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टैक्ट विद द एंग्लो सेक्शंस। और ये जो सेल्ट्स और इन्वेडर्स एक साथ बस तो गए थे, लेकिन इन लोगों का ना थोड़ा बहुत और शांतिपूर्ण कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क था किसके साथ, एंग्लो सेक्शन के साथ। यानी एंग्लो सेक्शन के साथ संपर्क किसका था, सेल्ट्स और इन्वेडर्स का भी था। देखिए आगे क्या लिखा गया, एंड कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स नोन एज द एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की। देखिए एंग्लो सेक्शन, सेल्ट्स और इन्वेडर्स ये तीनों मिलकर ना 7 किंगडम्स मतलब 7 साम्राज्यों का निर्माण किए, जिसको जाना जाता है एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से। आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है, द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। देखिए सेल्ट्स, इन्वेडर्स और एंग्लो सेक्शन ये तीनों मिलकर बनाए थे एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की। लेकिन इस हेप्टार्की, एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का जो लीडरशिप था, जो नेतृत्व था, वह किसके हाथों में चला गया, तो वह सेक्शन के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया, सेक्शन के हाथों में। क्यों चला गया, तो बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि इन तीनों में सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अगर किसी को राजनीतिक समझ था तो वह किसको था, सेक्शन को। किसको था, सेक्शन को। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंग्लो सेक्शन का जो हेप्टार्की, एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का जो लीडरशिप था वह किसके हाथों में था, तो सेक्शंस के हाथों में था। किसके हाथों में, सेक्शंस के हाथों में। अच्छा क्यों था, तो बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब बेहतर राजनीतिक समझ की वजह से। आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है, द सेल्टिक लैंग्वेज वेयर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पसेज बाय देम नाइदर डिड दिस लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द सेक्शंस। देखिए ये जो सेल्टिक लैंग्वेज था इंग्लैंड का लैंग्वेज था। कहाँ का लैंग्वेज था, इंग्लैंड का। तो सेल्टिक लैंग्वेज के द्वारा ये जो एंग्लो सेक्शन जो था ना, सेक्शंस के द्वारा सेल्टिक लैंग्वेज को किसी भी उद्देश्य के लिए इस लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था, प्रयोग नहीं किया जाता था। और ना ही ये जो सेल्टिक लैंग्वेज है ये इन्फ्लुएंस कर पाया था किसको, सेक्शंस को। देखिए सेक्शन राजा बन गया था और ये राजा को ही सेल्टिक लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा पसंद नहीं आता था। ये राजा जो था ना, ये राजा ही सेल्टिक भाषा से प्रभावित नहीं हुआ था। तो भाई जिस भाषा
को राजा को प्रभावित नहीं कर सका जो भाषा, और जो भाषा को राजा पसंदे नहीं करता है वो भाषा चल पाएगा, उसका कोई वैल्यू रह पाएगा, कोई इंपॉर्टेंस रह पाएगा। तो वही बात इसमें हो गया। एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की का ये शासन जो है एंग्लो सेक्सन के हाथ में आ गया, और एंग्लो सेक्सन को वहाँ का भाषा सेल्टिक लैंग्वेज पसंदे नहीं आता था, वह उसका यूज नहीं करता था। तो भाई ये सेल्टिक लैंग्वेज ज़्यादा दिन चल पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। देखिए फिर क्या होता है, देयरफॉर ओनली ए हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स एग्जिस्ट टुडे। इसीलिए मतलब हैंडफुल का मतलब था बहुत कम ही सेल्टिक वर्ड जो है आज अस्तित्व में है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेस और रिवर्स। और वो भी जो सेल्टिक वर्ड्स जो आज थोड़ा बहुत आज भी अस्तित्व में है वह किस रूप में है? तो जगहों के नाम के रूप में है, रिवर्स नदियों के नाम के रूप में है। सम ऑफ दिस बेटर नोन आर द फॉलोइंग। उसमें से कुछ सेल्टिक वर्ड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है जो जगहों के नाम के रूप में और नदियों के नाम के रूप में आज भी अस्तित्व में है। पहला वर्ड है डोवर, दूसरा कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क। ये सभी जो है ना सेल्टिक वर्ड्स है, और ये जो है ना जगह के नाम के रूप में आज भी विद्वान है, आज भी प्रेजेंट है, आज भी उपस्थित है। नेम्स ऑफ रिवर्स, कुछ नदियों के नाम के रूप में सेल्टिक वर्ड्स आज भी अस्तित्व में है। पहला एवॉन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डार्वेंट। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। सम ट्रेसेस ऑफ ब्रिटेन्स सेल्टिक पास्ट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड। मतलब ये जो सेल्टिक पास्ट है, सेल्टिक लैंग्वेज का, ब्रिटेन का जो सेल्टिक लैंग्वेज है उसके कुछ ट्रेसेस, उसके निशान जो है ना आज भी प्रिजर्व है, आज भी उसे सुरक्षित रखा गया है। इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड। इंग्लैंड में आज भी कुछ सेल्टिक वर्ड जो है ना उसको ना शहर के और जिलों के नाम के पहले अक्षर के रूप में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। दीज आर, उसमें से कुछ वर्ड्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वर्सेस्टर, ग्लूसेस्टर, लीचफील्ड, सैलिसबरी एंड एक्सेस्टर। देखिए यहाँ पे जो है ना जितना वर्ड जो मैं पढ़ा हूँ ये सभी सेल्टिक वर्ड है। कौन से वर्ड है? सेल्टिक वर्ड है। और ये सभी जो सेल्टिक वर्ड्स है मतलब शहरों और जिलों के पहले नाम के पहले अक्षर के रूप में आज भी विद्वान है, आज भी अस्तित्व में हैं। इन अदर क्लास ऑफ सेल्टिक वर्ड्स प्रिजर्व इन मॉडर्न इंग्लिश आर वर्ड्स कनेक्टेड विथ रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे तो कुछ सेल्टिक वर्ड के नाम हम लोग पढ़े हैं, ऊपर सेल्टिक वर्ड्स के बारे में पढ़े हैं। कुछ दूसरे प्रकार के जो सेल्टिक वर्ड्स हैं वो आज भी उसे मॉडर्न इंग्लिश में प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया है। और वे सभी जो सेल्टिक वर्ड्स हैं वह कनेक्टेड मतलब वह जुड़े हुए हैं किससे? रिलीजन, धर्म से, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ और धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो अभी जो इस पैराग्राफ को मैं पढ़ा हूँ इसमें बताया गया है कि कुछ सेल्टिक वर्ड जो है उसको ना शहरों और जिलों के नाम के पहले अक्षर के रूप में बचा के रखा गया है, और कुछ ऐसे भी दूसरे प्रकार के सेल्टिक वर्ड हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, और इस वर्ड को भी बचा के रखा गया। और ऐसे जो सेल्टिक वर्ड है जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से के क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, उस वर्ड का नाम नीचे हम लोग पढ़ेंगे वह कौन कौन सा वर्ड है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश पे लैटिन का क्या प्रभाव रहा। इसमें लिखा गया है परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। इसमें लिखा गया है शायद ही कोई एक लैंग्वेज होगा जो इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया होगा, इंग्लिश को प्रभावित किया होगा जितना लैटिन। यानी सबसे ज़्यादा इंग्लिश को प्रभावित करने वाला कोई लैंग्वेज है तो वह कौन सा है? लैटिन है। कौन सा? लैटिन। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। इसमें लिखा गया है लैटिन वर्ड ना इंग्लैंड में पाया गया है। किसके पहले? तो एंग्लो सेक्शन के आने के पहले, यानी एंग्लो सेक्शन के आने से पहले से ही इंग्लैंड में लैटिन वर्ड विद्वान थे, मतलब पाए जाते थे। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। प्राचीन समय में लैटिन भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज मतलब संसार के भाषा के रूप में जाना जाता था। संसार वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त था, ओहदा प्राप्त था। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज व्हिच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। इसमें न लिखा गया है मतलब
हेलो फ्रेंड्स, मैं दोबारा इसको पढ़ाना चाहूँगा। बीच में मैंने रोक दिया था इस वीडियो को। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इन एंशियंट टाइम्स, मतलब प्राचीन समय में, लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ ये वर्ल्ड लैंग्वेज। मतलब लैटिन भाषा को ना वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज व्हिच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। देखिए इसमें लिखा गया है द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कुछ यूरोपीय देशों के जो लैंग्वेज थे, कुछ यूरोपीय देशों के जो लैंग्वेज थे, भाषा थे, व्हिच हैड कम अंडर रोमन रूल, जो मतलब रोमन साम्राज्य के अधीन आ गए थे, हैड बिकम रोमनाइज्ड, और उनका रोमनीकरण हो गया था। एग्जाम्पल में दिया गया है गॉलिश बिकेम फ्रेंच। जैसे में ये गॉलिश जो है ये कौन सा भाषा था? ये कौन सा भाषा था? यूरोपियन भाषा था। और ये किस में बदल गया था? फ्रेंच में बदल गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा। इसमें बताया गया है कि यूरोपीय देशों के कुछ जो भाषा थे ना, उनका ना रोमनीकरण हो गया था, वह रोमन साम्राज्य के अधीन में आ गए थे। और उसी का एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे में गॉलिश बिकेम फ्रेंच, जैसे में गॉलिश जो भाषा था वह क्या बन गया था? फ्रेंच बन गया था। हाउएवर दिस प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हॉल्टेड बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। देखिए ये जो रोमनाइजेशन का जो प्रक्रिया था, रोमनीकरण का जो प्रक्रिया था, वाज हॉल्टेड मतलब वह थम गया, वह रुक गया, बाय द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आया ना, तो ये रोमनीकरण का जो प्रक्रिया था वह थम गया, वह रुक गया। एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, और रोमन साम्राज्य का क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, मतलब उसका विनाश हो गया, उसका नाश हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोमनीकरण का जो प्रक्रिया था, उसका जो प्रोसेस था, वह कब रुक गया? तो जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आया। अच्छा, रोमन साम्राज्य का विनाश कब हो गया? तो जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आया। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेट टू द एरियाज इन व्हिच द सुप्रेमेसी ऑफ द रोमन्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। देखिए इसमें लिखा गया है इंग्लिश में जो कुछ वर्ड बोरो किए गए हैं लैटिन से, वो सभी जो लैटिन वर्ड थे वह रिलेट करते हैं, मतलब वह जुड़े हुए थे, संबंधित थे। किससे संबंधित थे? किन क्षेत्रों से संबंधित थे? तो वे सभी जो वर्ड थे वह मिलिट्री से थे, एग्रीकल्चर से थे, ट्रेड व्यापार से थे, कॉमर्स, और कॉमर्स का अर्थ भी वही होता है, व्यापार ही होता है। देखिए मैं दोबारा इस बात को समझा दे रहा हूँ। लैटिन, बहुत सारा जो लैटिन वर्ड है उसको ना इंग्लिश में बोरो किया गया, और ये लैटिन वर्ड जो थे ना, लैटिन वर्ड मतलब उन क्षेत्रों के लैटिन वर्ड थे जिन क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य को सुप्रेमेसी मतलब सर्वोच्चता प्राप्त था। तो रोमन साम्राज्य को सर्वोच्चता प्राप्त था मिलिट्री से, तो मिलिट्री से संबंधित लैटिन वर्ड को इंग्लिश में लिया गया। अच्छा, एग्रीकल्चर में इसको सर्वोच्चता प्राप्त था, तो लैटिन वर्ड जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे इसको इंग्लिश में बोरो किया गया। अच्छा, इसको ट्रेड में भी सर्वोच्चता प्राप्त था, तो ट्रेड से संबंधित जो लैटिन वर्ड था उसको भी इंग्लिश में शामिल किया गया। अच्छा, कॉमर्स में भी इसको सर्वोच्चता प्राप्त था, किसको? रोमन साम्राज्य को। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लैटिन वर्ड थे उसको भी इंग्लिश में शामिल किया गया। आगे समझते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे में लिखा गया वाल, फ्रॉम लैटिन वालम। ये जो वाल वर्ड है ना, इसको ना लैटिन के वालम वर्ड से लिया गया है। अगला जो है और टाइल है, टाइल को ना लैटिन के टेक्वाला से लिया गया है। उसके बाद माइल है, माइल को ना लैटिन के मिलिया पासम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मिलिया पासम से। एंड मेनी डेरिवेटिव्स, और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स को लैटिन से इंग्लिश में शामिल किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड। देखिए इसमें लिखा गया अबाउट AD 600 मतलब 600 AD 600 के आसपास में क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड, मतलब ईसाई धर्म का स्प्रेड हुआ, इसका विस्तार हुआ इन इंग्लैंड में। टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब था साक्षरता। तो 600 के आसपास में ईसाई धर्म के प्रसार के साथ साथ और साक्षरता में वृद्धि के साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ, और इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी का भी विस्तार हुआ। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, द क्रिश्चियनिटी मिशन इज ट्रांसलेटेड। देखिए साक्षरता में जब वृद्धि हुआ ना, तो इसके साथ साथ ईसाई धर्म का भी विस्तार हुआ था। और जब ईसाई धर्म का विस्तार हुआ तो ईसाई धर्म के जितने भी प्रचारक थे, क्रिश्चियन
मिशनरीज़ का मतलब था ईसाई धर्म के प्रचारक। तो ईसाई धर्म के जितने प्रचारक थे ना, वह ट्रांसलेट करने लगे थे, वह अनुवाद करने लगे थे ए लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट। लैटिन में जितने भी बुक्स लिखे गए थे उस सब को ना ये लोग जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगे। कौन से भाषा में? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगे। तो कौन करने लगे थे? ईसाई धर्म के प्रचारक, जिसे इंग्लिश में क्रिश्चियन मिशनरीज़ कहते हैं। मोस्टली इन नॉर्थम्बेरियन। देखिए, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वह अंग्रेजी भाषा में लैटिन टेक्स्ट का तो मतलब अनुवाद किए ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुवाद किए थे जो नॉर्थम्बेरियन लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस, और इस प्रकार से वह वर्ड शब्दों को मतलब व्याख्या भी किए। देखिए, मैं दोबारा इस बात को बोल दे रहा हूँ कि बहुत सारे जो बुक थे ना उसको टेक्स्ट में, बहुत सारे जो टेक्स्ट थे, बहुत सारे जो बुक्स थे उसको लैटिन भाषा में लिखा गया था, नॉर्थम्बेरियन में लिखा गया था। और ये सभी लैटिन और नॉर्थम्बेरियन वालों को ईसाई धर्म के प्रचारक ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया और इस प्रकार से वर्ड ग्लॉसेस मतलब शब्दों का व्याख्या किया। मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टूडे आर borrowed फ्रॉम लैटिन एंड आर रिलेटेड टू रिलीजियन। देखिए, इसमें लिखा गया है मेनी ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे, मतलब आज भी बहुत सारे वर्ड्स जिसको बोरो किया गया था लैटिन से वह एग्जिस्टेंस में है, मतलब वह आज भी अस्तित्व में है। एंड आर रिलेटेड टू रिलीजियन, और वे सभी वर्ड जो धर्मों से जुड़े हुए थे वो सब वर्ड कौन थे? हेवन थे, हेल थे, गॉड थे, गॉस्पेल था, एस्टर था, सिन था, अल्टर था, एबॉर्ड था, आल्म्स था, एंजल था, मास था, नन था, प्रिएस्ट था, etc। अदर वर्ड्स रिलेटिंग टू लर्निंग, साइंस, मेडिसिन। देखिए, और दूसरे जो वर्ड्स थे वो सभी जो थे ना वो संबंधित थे, किससे संबंधित थे? साइंस से, मेडिसिन से। आगे देखिए क्या लिखा गया, आर हिस्ट्री, ग्रामेटिकल, मास्टर, पेपर, स्कूल, वर्ड्स, मीटर, एंकर, ककम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन। ये सभी वर्ड जो है ना ये सभी लैटिन भाषा से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ा दिया तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और शायद आप थोड़ा बोर भी फील करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं तक इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और इससे आगे इस वीडियो के मैं सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, और जो पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी तरह से मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बना के अपलोड करूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तब। वैसे मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ।